नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के अध्याय संख्या 7 को अपने इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अध्याय संख्या 7 के अंतर्गत अपने एक सम्राट विशेष के बारे में जानेंगे, जो अब तक का दुनिया का सबसे अच्छा सम्राट जिसने बनकर दिखाया। हमने बातों में सुना होगा लोगों से कि राम राज्य जो था वो दुनिया का सबसे अच्छा राज्य रहा होगा। तो उसी प्रकार से अशोक जैसा महान सम्राट भारत के इस वीरों की भूमि पर पैदा हुआ और उसने क्या है उसी प्रकार का जो शासन था उसको बनाने का प्रयास किया, उसको शुरू करने का प्रयास किया। और ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर और विश्व के महानतम राजाओं के अंदर उसकी कृति सबसे ऊपर गाथा में लिखी जाती है, क्योंकि उसने क्या है बहुत ही अच्छे प्रकार के सुधार जो है अपने साम्राज्य में किए थे। अब मैंने एक वर्ड बोला है साम्राज्य, तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि साम्राज्य क्या है। साम्राज्य के लिए एक बात आती है क्या कि एक बहुत बड़ा राज्य, और वह क्या होता है साम्राज्य। देखो, इस बुक में हमने पढ़ा था कि शुरुआत में क्या है मानव जो है वो छोटी छोटी बस्तियों में रहकर अपना गुजारा शुरू करते हैं। छोटी छोटी बस्तियों से गांव बनते हैं उनके, और गांव से बाद में जनपद बनते हैं, जनपद से फिर महाजनपद बनते हैं, उनके राज्य बनते हैं यानी, और उनके बाद साम्राज्य यानी बहुत सारे बड़े बड़े राजा जो थे उन्होंने बड़े बड़े राज्यों को जीतकर एक साम्राज्य का निर्माण किया। देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले क्या है, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। वह पहला सम्राट बनता है। सम्राट का मतलब क्या होता है? जो साम्राज्य का राजा होता है वह सम्राट कहलाता है। ठीक है, एक राज्य का राजा राजा कहलाता है और एक साम्राज्य का राजा सम्राट कहलाता है। तो पहला सम्राट बनता है, ठीक है, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने का कार्य करता कौन है? उसका गुरु चाणक्य या विष्णुगुप्त गुप्त। ठीक है, चाणक्य या विष्णुगुप्त, या फिर उसका तीसरा नाम कौटिल्य। यह क्या था? गुरु किसका? अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, गुरु चाणक्य ने क्या है, इस जो गुरु थे चाणक्य, वो पहले क्या है भारत के महानतम विश्वविद्यालयों में से एक तक्षशिला विश्वविद्यालय या यूँ कह लीजिए यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। उसके अंदर शिक्षक या गुरु आचार्य का कार्य करते थे। ठीक है, अब जब यह तक्षशिला में आचार्य थे तब उस समय भारत का राजा, भारत के अंदर मगध महाजनपद था। उस महाजनपद का राजा धनानंद था। धनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कहाँ का राजा था? वह मगध का। अब उस समय क्या है, एक यूनानी शासक था। यूनानी शासक कौन? अलेक्जेंडर। यूनानी शासक अलेक्जेंडर था। उसने क्या किया? वह भारत पर आक्रमण करता है, क्योंकि वह विश्व विजय के लिए निकला हुआ था। उसके भी गुरु महान थे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु के शिष्य अलेक्जेंडर, या जिनको अपने सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, वह भारत की विजय के लिए यहाँ पहुँचा था
और उस समय जब चाणक्य को पता चलती है यह बात, तो चाणक्य सोचता है कि विदेशी शासक हमारे ऊपर राज कर रहे, इससे अच्छा है यहाँ का कोई व्यक्ति जो है वो पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोए, ठीक है, और भारत का पूरे संपूर्ण भारत का क्या बने, सम्राट बने, ठीक है। यानी सारे जो भारत के जनपद थे, महाजनपद थे भारत के सारे, उनका इकलौता राजा बने वो। क्योंकि जब सारे राज्यों का राजा एक होगा तो वहाँ क्या है, यूनिटी होगी, उसमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। यानी आमतौर पर क्या होता है, छोटे छोटे राज्य जो होते हैं, या जैसा कि अपने आगे के इतिहास में पढ़ेंगे, छोटे छोटे राज्य के जो राजा थे वह एक दूसरे से झगड़ कर ही अपना टाइम खराब करते रहते थे या अपनी शक्तियों को खराब अपव्यय करते रहते थे उनका। जबकि कोई विदेशी उन पर आक्रमण करते थे तो उनकी दोनों की शक्तियाँ क्षीण हो चुकी होती थी, जिसके कारण दोनों ही हार जाते थे। तो इससे अच्छा चाणक्य ने सोचा कि कोई एक ऐसा योग्य सम्राट बने जो क्या है, भारत को विदेशियों के आक्रमण से बचा सके, विदेशी लोगों की गुलामी से उसको बचा सके। इसीलिए क्या है, चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त को अपना शासक चुनते हैं और उनको क्या करते हैं, भारत का सम्राट नियुक्त करते हैं। यानी भारत का पहला सम्राट जो था, या जिसने संपूर्ण भारत को जीता था, वह कौन था, चाणक्य था, पहला व्यक्ति, ठीक है। अब चाणक्य यानी मौर्य वंश के अंदर 3 राजा महत्वपूर्ण हुए हैं। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। दूसरा उसका पुत्र बिंदुसार, और तीसरा उसका पुत्र अशोक, जिसके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मौर्य वंश के 3 राजा जो सबसे महत्वपूर्ण हुए हैं, जिन्होंने क्या है, सम्राट के पद पर आसीन होकर संपूर्ण अपने ज़िंदगी तक क्या है उन्होंने राज किया है, वह ये 3 शासक हुए हैं मौर्य वंश के। और इसी प्रकार से अगर भारत क्या है, किसी एक ही राजा के अधीन संपूर्ण भारत रहता हमेशा के लिए, तो कभी अंग्रेज़ों का या मुस्लिम जो आक्रमणकारी आए थे, मुग़ल वगैरह, उनका कभी भी भारत गुलाम नहीं होता अगर इसी प्रकार के राजा भारत में विद्यमान रहते। लेकिन क्या है, आगे से आगे समय में आते समय राजाओं की जो ताकत थी वो क्षीण होती गई, किसी न किसी वजह से। हर एक राजा की अलग अलग अपनी कमियां थी, और भारत को क्या है, विदेशी आक्रमणों के बाद विदेशी गुलामी का क्या है, भोगना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, जैसे कि आपके चैप्टर में बताया गया है स्टार्ट में कि जो एक 4 सिंग वाली मूर्ति है, ठीक है, वह आमतौर पर अपने नोटों पर देखते हैं, सिक्कों पर देखते हैं, जिनके 3 सिर दिखाई देते हैं। एक सिर पीछे की साइड होता है, जो आमतौर पर अपने अगर किसी साइड की पिक्चर लेते हैं तो वह नहीं दिखाई देता है। तो वह क्या है, वह पहली बात तो सारनाथ के अभिलेख का भाग है। सारनाथ के अंदर जो अभिलेख लिखवाया गया था उसका एक भाग है, ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। अब देखते हैं कि विशाल स्तंभ स्थापित किया गया था सारनाथ के अंदर। सारनाथ के विशाल स्तंभ का भाग वह रहा है, ठीक है, रहा है, क्या है, अभी भी है। तो यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और ऐसा आपको मैं बता दूं कि जो अभिलेख लिखवाने का जो ट्रेंड शुरू हुआ था, वह भारत में अशोक ने ही शुरुआत करवाई थी उसकी। अशोक ने तरह तरह के अभिलेख लिखवाए थे, जिनके बारे में अपने आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे, ठीक है। पत्थरों पर, स्तंभों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, ठीक है। तो एक वर्ड मैंने बताया है मौर्य वंश, या फिर मैंने बताया था कि घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। तो ये वंश क्या होता है, सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर में वंश की परिभाषा से।
वंश। यह शब्द आपने आमतौर पर बहुत बार सुना होगा। जब क्या है, जब एक ही परिवार के, जब क्या है, एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद करके शासक, एक के बाद करके एक शासक बनते हैं। कितने परिवारों के? जब एक ही परिवार के सदस्य एक एक करके या एक के बाद एक शासक बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम, मतलब आपके ऊपर ले लीजिए, जो आपके दादाजी थे उसके बाद उस प्रॉपर्टी का हकदार बनता है आपके पिताजी, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी बनते हैं आप। तो आप क्या है, एक ही वंश के हैं, और जो जगह पर आपका क्या है अधिकार है उसके अधिकारी भी आप ही हैं, यानी वंशानुगत हो गया पद वो। तो आपके ही वंश का उस पर क्या रहता है अधिकार, यानी ठीक है, एक ही परिवार का अधिकार रहता है, तो वह वंशानुगत शासन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बनता है उसका बेटा बिंदुसार, ठीक है, और बिंदुसार का बेटा अशोक फिर शासक बनता है, ठीक है। तो ये एक ही परिवार के थे, तो एक ही वंश के शासक ये कहलाएंगे, मौर्य ही वंश के ये शासक कहलाएंगे। ये नहीं होगा कि बिंदुसार का वंश अलग हो जाएगा या अशोक का उसका वंश अलग हो जाएगा। भले ही चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है, जैन धर्म को स्वीकार किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। बिंदुसार जो था वो भगवान शिव का उपासक था। अशोक प्रारंभ में शिव का उपासक था और बाद में बुद्ध का क्या है, अनुयायी बन गया था, ठीक है। तो भले ही इन्होंने क्या है धार्मिक रूप से इनका भेदभाव रहा हो, लेकिन ये क्या है, शासक एक ही वंश के कहलाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा अपना वह होगा साम्राज्य। साम्राज्य, अब देखो किसी भी क्षेत्र को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया कि एक बहुत बड़ा राज्य, यानी बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बनाते हैं, साम्राज्य बनाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि साम्राज्य में क्या है, एक तो होंगे बहुत सारे नगर, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि जो अशोक राजा था वह एक साम्राज्य का शासक था, और साम्राज्य का मतलब मैं कितना बता रहा हूँ, एक पूरे भारत पर शासन करता था। अब फिलहाल क्या है, एक प्रधानमंत्री है जो पूरे भारत पर शासन करता है, लेकिन अलग अलग राज्य बंटे हुए हैं, उनके अलग अलग जो सीएम्स हैं यानी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो आजकल क्या है, थोड़ी पद्धति आसान है, ठीक है। पहले समय में इस प्रकार से चुनाव से तो शासक चुने नहीं जाते थे, ठीक है। अब तो हर एक राज्य की जनता अपने लिए एक शासक चुनती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, ठीक है, वंशानुगत पद थे, ठीक है। तो उस समय अपने शासन को बचाने के लिए, दूसरा अभी तो क्या है, कोई दूसरे राजा के आक्रमण की खतरा नहीं है, हालांकि आक्रमण का खतरा रह सकता है, युद्ध होता रहता है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं है ना कि भारत पे आके अचानक से राज कर देंगे आप, बिना किसी समझौते के, बिना किसी वार्तालाप के, बिना किसी और बात के हमला हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले समय में ऐसा ज़्यादा होता था, यहाँ तक कि खुद राजा के पुत्र उसको धोखा दे के वहाँ शासन करने लग जाते थे, ठीक है। या फिर क्या है, प्रधानमंत्री हैं उनके या मुख्य अधिकारी हैं, वो धोखा दे के शासक बन जाते थे। तो इस पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता था वो देखते हैं। अब जो अपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं वो अशोक के साम्राज्य का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है। अशोक के साम्राज्य का एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपने।
ठीक है। अशोक के साम्राज्य में देखो, एक तो क्या है, 3 राजधानियाँ थी। राजधानियाँ कितनी थी? 3 राजधानियाँ कौन कौन सी रहेंगी? पहली पाटलिपुत्र, ठीक है, एक राजधानी हो गई। सेकंड नंबर पर रहती है उज्जैन। तीसरे नंबर पर रहती है तक्षशिला। पाकिस्तान में था उस समय, भारत में था, और फिलहाल यह क्षेत्र पाकिस्तान में आता है, तक्षशिला का, ठीक है। तो यह 3 राजधानियाँ थी। अलग अलग क्षेत्र को संभालने के लिए इन राजधानियों का प्रयोग किया जाता था। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो राजधानी होती हैं वो प्रशासनिक नगर का कार्य पूरा करती हैं एक प्रकार से, और प्रशासनिक नगर के द्वारा क्या है, उस क्षेत्र के राज्य पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। तो इन राजधानियों का नियंत्रण का क्षेत्र कौन कौन सा था वो देखते हैं। जो तक्षशिला थी वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम व मध्य एशिया, इन 2 भागों को संभालने के लिए या आने जाने के मार्ग जो थे उनको लिए बनी हुई थी। उज्जैन जो था वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने का प्रवेश द्वार। उज्जैन जो है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने के प्रवेश द्वार या जाने वाला रास्ते के रूप में क्या है, पड़ता था, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक है। अब देखो उज्जैन की स्थिति क्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश क्या है, एक प्रकार से भारत को 2 भागों में बांटने वाला क्षेत्र है। उज्जैन की स्थिति को अगर अपने देखें तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को। तो यह है बीच के क्षेत्र की राजधानी होगी। ये उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान का या हमारे साइड का जो राजस्थान का हिस्सा है उसको कंट्रोल करने वाला एरिया हो गया। इसके अलावा जो बच गया वो कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी भारत, जो भारत का एक विशाल क्षेत्र बच जाता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, या जो ऊपर के राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल, या जो बाकी की साइड के राज्य रह जाते हैं, उन राज्यों को कंट्रोल करने वाली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट राजधानी थी वह कौन सी थी इनकी? पाटलिपुत्र, ठीक है, जहाँ राजा स्वयं रहता था, ठीक है, स्वयं रहता था। तो यह कंट्रोल करने वाला क्षेत्र कौन सा था इसका? उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत को पूर्णतः, और साथ ही साथ क्या है, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर मध्य भारत, ठीक है, उस क्षेत्र को कंट्रोल करने वाला एरिया पाटलिपुत्र के द्वारा होता था। पाटलिपुत्र इनकी महत्वपूर्ण राजधानी थी क्योंकि यह मगध के अंदर था। शुरुआत इन्होंने मगध से की थी, ठीक है। उज्जैन ही था, यानी मध्य प्रदेश आज का, मगध आज का यह बिहार के अंदर है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश यानी एमपी के अंदर, और यह जो रहता है वो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर, शायद लाहौर या कराची वाले क्षेत्र में यह पड़ता है, ठीक है। तो यह क्षेत्र जो थे वो इस प्रकार से अलग अलग भारत के या उस साम्राज्य को संभालने के लिए, उस साम्राज्य के अलग अलग भागों पर नियंत्रण करने के लिए 3 राजधानियाँ बनाई गई थी, ठीक है। क्योंकि आज जैसी स्थिति नहीं थी उस समय की, तो उसको संभालने के लिए
यह 3 भाग बांटे गए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो नगर थे इनके अंदर व्यापारी, अधिकारी, शिल्पकार, ठीक है, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पकार आदि रहा करते होंगे इन नगरों के अंदर। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण नगर हैं तो आमतौर पर क्या है, महत्वपूर्ण लोग ही यहाँ पर रहते होंगे। अब देखो, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में क्या है, किसानों और पशुपालकों के गांव भी थे। ठीक है, यानी जो मध्य भारत था, मध्य भारत का हिस्सा था, वो ज़्यादातर किससे भरा हुआ था, जंगलों का भाग कहलाता था, यानी जंगलों का से भरा हुआ क्षेत्र था मध्य भारत। ठीक है, तो मध्य भारत क्या है, जंगलों से भरा रहता था और वहाँ के जो लोग थे उनका क्या होता था, फल फूल का संग्रहण, फल फूलों को वह क्या है इकट्ठा किया करते थे, उनसे ही उनका गुजारा चलता था। इसके अलावा जानवरों का शिकार करना उनका कार्य था, जानवरों का शिकार करना उनका कार्य रहता था। ठीक है, साम्राज्य के अलग अलग इलाकों के जो लोग थे वहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। अलग अलग भागों के लोगों की भाषाएं अलग अलग होती थी, यानी अलग अलग राज्यों या अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग थे उनकी भाषाएं अलग रहती थी। ठीक है, भोजन अलग, आम सी बात है, आज भी अपने देखते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं वो अलग अलग है। ठीक है, भोजन भी अलग अलग रहता था, या कपड़े या पोशाक भी अलग अलग थी, कपड़े या पोशाकें भी अलग अलग थी। और ये आज भी वैसा का वैसा ही है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग प्रकार के फेमस क्या है भोजन है। ठीक है, अब अपन एक चीज़ देखते हैं कि जो साम्राज्य है वो राज्य से किस प्रकार से भिन्न रहता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अ राज्य और अ साम्राज्य। ठीक है, देखो साम्राज्य क्या होते हैं, राज्यों से बड़े होते हैं। ठीक है, तो उनको चलाने के लिए ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है, कर चाहिए होता है। यानी राज्य होता है और एक होता है साम्राज्य। तो आकार क्या होता है, राज्य का छोटा होता है, साम्राज्य का आकार क्या रहता है, बड़ा रहता है। ठीक है, संसाधन राज्य चलाने के लिए कम चाहिए होते हैं, साम्राज्य चलाने के लिए ज़्यादा चाहिए होते हैं। कर कम लगाया जा सकता है, यहाँ कर ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, दूसरा सुरक्षा। ठीक है, तो सेना कम रखी जाती है, सेना मजबूत व बड़ी रखी जाती है। ठीक है, या फिर इसी के कारण क्या है, सम्राट जो होते हैं उनको ज़्यादा ताकतवर माना जाता है और जो राज्य के छोटे मोटे राजा होते हैं उनको कम ताकतवर माना जाता है। ठीक है, और बड़ी संख्या के कारण क्या है, कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की ज़रूरत इसमें नहीं होती, अधिकारी नहीं होती या कम होते हैं, अवश्य होती है
और बहुत ज़्यादा अधिकारी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जो राज्य होते हैं वो क्या है, बिल्कुल साम्राज्यों से उनका डिफरेंस रहता है। पहली बात तो क्या होती है कि साम्राज्य हैं वो राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, और सम्राट जो है वो राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता उनको रहती है। यानी इसके जो राजा होते हैं उनको तो अपने बोलेंगे क्या, सम्राट, और इसके वाले को क्या बोलेंगे, राजा। ठीक है, अब जो सम्राट होगा जिसको क्या है बहुत बड़ा क्षेत्र नियंत्रित करना है, जो बहुत बड़े क्षेत्र को संभालना है, तो सेना उसको बहुत ज़्यादा बड़ी चाहिएगी। सेना उसको क्या है इतनी मजबूत चाहिएगी जिससे क्या है उसके क्षेत्र पर, उसके इतने बड़े क्षेत्र में से किसी भी भाग को क्या है कोई छेड़े नहीं, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं अपने साम्राज्य का प्रशासन। देखो मौर्य साम्राज्य क्या था, साम्राज्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक है, अब जैसे अपने क्या है समझेंगे। देखो पहला जो भाग था उसका मैंने बताया था क्या था, पाटलिपुत्र। पहला भाग कौन सा था, पाटलिपुत्र। उसके पाटलिपुत्र और उसके आसपास के गांव में क्या है नियंत्रण किसका होता था, राजा का होता था, यानी स्वयं सम्राट का होता था। तो उसके आसपास के क्षेत्रों में कर वसूल करने के लिए राजा किसको रखता था, अधिकारियों को रखता था। ठीक है, और उस क्षेत्र में क्या है सीधा नियंत्रण स्वयं राजा का होता था। गाँव से शहरों के किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को रखते थे, और राजा के आदेशों का उल्लंघन जो करते थे उनको अधिकारी क्या देते थे, सजा देते थे। यानी सम्राट का यहाँ पर क्या होता था, सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। ठीक है, अब जो गांव होते थे इसके आसपास के या शहर होते थे, उनके कर वसूल करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो पहली चीज़ समझ लीजिए, एक तो क्या है पाटलिपुत्र वो राजधानी थी जहाँ स्वयं राजा निवास करता था। 3 राजधानियाँ थी। ठीक है, बाकी तीनों जगह तो क्या हो सकता है कि सम्राट रह नहीं सकता। ठीक है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 6 महीने कहीं रहे, 6 महीने कहीं रहे, ऐसे तो क्या सिस्टम डामाडोल हो सकता है। ठीक है, पूरे कार्यभार को वहाँ दूसरी जगह ले जाना, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह ले जाना, फिर पहली जगह जाना, तो बहुत डिफरेंस रहता है। तो पहली महत्वपूर्ण राजधानी थी पाटलिपुत्र जहाँ राजा स्वयं निवास करता था। उसके आसपास के क्षेत्रों में नियंत्रण किसका होगा, स्वयं राजा का नियंत्रण होगा। तो उस समय राजा के नियंत्रण वाले क्षेत्र में राजा ऐसे अधिकारियों को अपॉइंट करता था जो कर वसूल करके वहाँ से ला सके, यानी चाहे वो शहर है चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, कर वसूल करने के लिए अधिकारियों को रखा गया। दूसरा क्या कार्य किया गया, जो अधिकारी रखे गए थे वो गांव शहरों से कर वसूल करते थे, और साथ ही साथ राजा के आदेशों, सम्राट के आदेशों की अनुपालना करवाते थे, अनुपालना करवाते थे। और जो सम्राट के आदेश की अनुपालना करते थे उनको सम्राट क्या देते थे, सज़ा देते थे। अधिकारी उनको सज़ा दिया करते थे। यानी अधिकारी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था का भी कार्यभार संभालते थे। बाकी के जो क्षेत्र रहते हैं प्रशासन के उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।